नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर, और जो आज का टॉपिक है वो है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, भले आप मैनेजमेंट से हैं, कॉमर्स से हैं, पॉलिटी से हैं, चाहे इंग्लिश से हैं। जो हमारी यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। हमने अभी परसों ही एक नई यूनिट चालू करी जिसका नाम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। एमसीक्यू की क्लास नंबर है 2। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 ले चुका हूँ। हम डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव डेज में है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम करेंगे 11 क्वेश्चन। इसके साथ ही क्लास एनटीए नेट के साथ जो सीटेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड उनके लिए भी एज ए एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम में क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ा था, जिसका आंसर मैंने बोला था कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो था व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ होमवर्क फॉर स्टूडेंट, यानी कि होमवर्क के क्या एडवांटेज होते हैं इनके लिए, छात्रों के लिए। तो पहला क्या है, टू मेक देम वर्क हार्डर। अगला, टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम बाय स्टूडेंट। सी है टू हेल्प डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। और डी था ऑल ऑफ दी अबव। नॉर्मली पहला मीन्स क्या है कि बच्चों को सिखाता है कि कैसे हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। बी क्या है, टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, और ये क्या करता है कि बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, कार्टून्स देखने में, गेम खेलने में, मूवी देखने में, तो उस टाइम को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है ये। साथ में टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। ऑफकोर्स आपको पता है होमवर्क जो होता है वो इसलिए ही दिया जाता है ताकि आप अपनी जो सेल्फ स्टडी की जो हैबिट है उसे, यानी कि अपनी आदत को अपना बढ़ा सकें। कौन सी आदत, आपकी खुद पढ़ने की। तो ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए तीनों ही इसके सही आंसर है। तो आंसर नंबर क्या हो, आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है कि ड्यूरिंग एजुकेशन टूर व्हाट शुड नॉट बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि अगर कोई एजुकेशन टूर हो रहा है, आप जा रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन है जो आप बच्चों से नहीं करेंगे। देखिए नॉट याद रखना है, नॉट वर्ड को मैंने इसलिए हाईलाइट करा है, वो इसलिए ताकि आप इसे इग्नोर ना कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट शुड एंजॉय द टूर। ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी है, स्टूडेंट शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। और डी है, क्वेश्चन शुड ऑब्जर्व नोट क्वेश्चन एंड देयर डायरी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये क्या बोलना चाहता है, कहता है भाई अगर जब आप टीचर क्या है, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही कहा जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, और कैसा टूर है भाई, एक एजुकेशनल टूर है। जब टूर पे जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो एक शिक्षक को अपने छात्रों से नहीं करनी चाहिए। तो पहला क्या है कि भाई वो उम्मीद नहीं करेगा, भाई क्या है कि टीचर बच्चे जो है एंजॉय करेंगे छात्र को। तो ये तो ऑफकोर्स सबको पता है कि ये गलत ही है। गलत क्यों है कि अब देखिए, जब बच्चे टूर को एंजॉय ही नहीं करेंगे तो क्या लगता है कि क्या वो पढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी है ना भाई एंजॉय करना। तो ये क्या है कि इधर, तो इसलिए क्या है कि भाई ज़रूरी चीज़ है कि टूर को एंजॉय करना, क्योंकि आपको पता है कि एक लर्निंग स्किल तभी डेवलप होती है जब स्टूडेंट का क्या आ रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट कब रहेगा, जब वो उस चीज़ को एंजॉय करेगा। क्लियर। अगला है, स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। क्या है कि भाई स्टूडेंट क्या कर रहा है, चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो भाई ये भी सही हैबिट है, होनी चाहिए बच्चों में। सी है, स्टूडेंट शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्या है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। अब देखिए, भले ही आपका एजुकेशन टूर है या फिर आप क्लासरूम में ही पढ़ा रहे हैं, आपको एक चीज़ तो पता है कि भाई हर एक टीचर चाहता है या कि स्टूडेंट क्या करे, भाई क्वेश्चन पूछे। अगर वो स्टूडेंट क्वेरी करेगा, डाउट पूरे अपने पूछेगा, तभी तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्लियर। तो ये क्या है कि रोक रहा है कि भाई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते टीचर से। क्लियर। तो यानी कि क्या है कि ये जो है स्टेटमेंट ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है नॉर्मली। क्लियर। तो इधर क्या लिखा था, नॉट बी और एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट। तो क्या है जो नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि छात्र क्या करेगा, अपने टीचर से क्वेरी ना पूछे।
अब अगले को आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, जो बता रहा है कि स्टडिंग ए मटेरियल एट ए स्ट्रेच इज़ नो। नॉर्मली क्या है कि जब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो जब आप करते हैं कि भाई छात्र पढ़े और चीज़ों को समझे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या है कि भाई पढ़ाई के रूप में जाने, किसी भी पाठ्य सामग्री को जाने या फिर दौर में जो भी चल रहा है उस मटेरियल का उपयोग करें ताकि वो सीखें। तो क्या ज़रूरी है, पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, मास लर्निंग, स्पेस लर्निंग, नॉन ऑफ दी। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग की बात मीन्स है कि भाई हम क्या करते हैं, नॉलेज को बांटते हैं। अब देखिए इसकी जब बात करें किसके थ्रू, आप देखेंगे भाई कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वेब बेस लर्निंग, यानी कि आप ऑनलाइन यानी कि ई पोर्टल जो होते हैं आप उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होते हैं आप उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। फिर आगे क्या करें, फेस टू फेस स्टडी हो रही है आपकी, फेस टू फेस क्लासरूम में। क्लियर। तो ये सब जितनी चीज़ें ये क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस लर्निंग का ही पार्ट होता है। क्लियर। इसलिए डिस्टेंस लर्निंग का ही पार्ट होता है। कई बार पूछे था डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग का मीन्स ही क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। भले ही आप वेब का इस्तेमाल कर सकें, स्ट्रीमिंग वीडियो को दे सकें, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, तो सब के सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो का ही पार्ट है। अगला क्या है भाई, मास लर्निंग। अब मास लर्निंग से ही पता पड़ रहा है भाई ऐसा क्या हो कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस ए टास्क कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट। ठीक है, मैस्ड है, ये मैस्ड है, एग्जैक्ट मास नहीं है, मैस्ड है। मैस्ड माने क्या होता है कि समूहित, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, प्रैक्टिस करा जा रहा है, करे जा रहा है बिना रुके, कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो अब देखिए जब ऐसा होगा तो क्या है, छात्र के लिए सही रहेगा। ये छात्र को जरूरी क्या है भाई, वो क्या करे, थोड़ा रेस्ट भी लेना। क्लियर। अब सी पार्ट बात करते हैं, तो सी क्या है, स्पेस लर्निंग। तो क्या बोल रहा है भाई, स्पेस लर्निंग इज अ लर्निंग मेथड विच हाईली कंडीशन लर्निंग कंटेंट। यानी कि क्या बोलना चाहता है, ये बोलता है भी 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। कहते हैं ना भाई, अगर आप 60 मिनट स्टडी करते हैं तो उसमें हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो ब्रेन जो होता है वो 45 और 50 मिनट्स के बाद वर्क करना बंद कर देता है। तो स्पेस लर्निंग का मीन्स है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स क्या करना चाहिए, उसे रेस्ट लेना चाहिए। तो भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगला क्या, नॉन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कुछ नहीं। तो आपको पता है इसमें सबसे अलग क्या है, तो वो क्या है, मैस्ड लर्निंग, यानी कि मैस कर देना। आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं, हमारी इच्छा नहीं करती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स या फिर सोर्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बाय द स्टूडेंट। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो क्या करता है, बच्चों की इच्छा शक्ति को बढ़ाता है कि बच्चे क्या करेंगे भाई, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें और एक ऐसा अवसर प्रदान करता है, फिर एक ऐसा माध्यम बनता है ताकि बच्चे इजीली किसी भी नॉलेज को गेन कर सके या फिर समझ सके। तो क्या है इसका पहला ऑप्शन है भाई बुक, अगला है क्या भाई मास मीडिया, फिर टीचर और डी क्या है पेरेंट्स। अब आप खुद सोचिए इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए मास मीडिया तो आपको पता है ना, ऑनलाइन चाहे आप न्यूज़ के थ्रू देख रहे हैं या फिर आप डिस्कवरी के थ्रू देख रहे हैं या फिर ई पोर्टल के थ्रू देख रहे हैं, तो ये सब के मास मीडिया का ही पार्ट है। टीचर यानी कि टीचर शिक्षक खुद आपको पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं। पेरेंट्स यानी कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और एक क्या है बुक। तो अब आप 10 सेकंड है आपके लिए, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, तो इसका सही आंसर क्या है भाई बुक। आप सबको पता है क्या बोलते हैं भाई, जो पुस्तकें जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी सबसे अच्छा दोस्त होती हैं और ये लाइफ टाइम हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती हैं। तो सबसे अच्छे रिसोर्स क्या है, कोई वही बोले कि भाई नॉलेज का, तो वो क्या होती है, बुक्स ही होती हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो किताबें यानी कि बुक्स जो है वो क्या एक सही आंसर है, क्योंकि वो क्या एक इफेक्टिव सोर्स है, बच्चों को क्या प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है, वाइल रीडिंग व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द बुक एंड आई।
यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम आपकी किताब के बीच में और आपकी आंखों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। नॉर्मली देखा है ना आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, एकदम सर को मतलब अपना जो चेहरा है उसे किताबों में एकदम घुसा लेते हैं भाई, एकदम ऐसे घुस जाते हैं किताबों में पढ़ने के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, तो वो तरीका बताता है कि भाई कितना डिस्टेंस होना चाहिए किताबों के बीच में और आपकी आंखों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो है 12 इंचज़ का, मिनिमम 12 इंचज़। ऑप्शन नंबर बी है मिनिमम 10 इंचज़। ऑप्शन नंबर सी है मिनिमम 6 इंचज़। और डी क्या है, नॉन ऑफ द अबव। आपके पास 10 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। अगर आपने इसका आंसर अब तक नहीं दिया तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है मिनिमम 12 इंचज़। क्योंकि आप सबको ने पढ़ा होगा या फिर आपके टीचर भी कहते होंगे भाई एटलीस्ट 12 इंच का तो डिस्टेंस बना के रखिए अपनी किताबों से, अदरवाइज़ आपकी जो आई साइड है वो वीक हो जाती है, फिर आपकी आँखों में आँखें ख़राब होने का खतरा रहता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो बता रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। यानी कि सबसे अच्छा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है कि भाई जो क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना देता है, कि भाई टीचर का मज़ा आने लगे, भाई स्टूडेंट जो है उसे भी अच्छा लगता है पढ़ने में, टीचर को पढ़ाने में मज़ा लगता है। तो पहला क्या है भाई, वो क्या है, कंटेंट ऑफ टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट। अगला क्या है, लेसन प्लान, कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि भाई एक बाकायदा एक योजना प्लानिंग करके आ रहे हैं कि भाई मैं आज ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, तो लेसन प्लान। फिर अगला क्या है, टीचर पर्सनैलिटी, यानी कि जो टीचर का जो व्यक्तित्व है शिक्षक का उसको पे, यानी कि टीचर की पर्सनैलिटी, यार कैसा बिहेव करता है, कैसे दिखता है, कैसे पढ़ाता है, तो ये सब अभिव्यक्ति जो है टीचर की वो। अगला क्या है, एग्जैक्ट ये टीचिंग है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, TEAC, टीचिंग मेथड। और लास्ट क्या है हमारा भाई, पढ़ाने का तरीका। क्लियर। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपके पास 10 सेकेंड है इसका सही आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी टीचर जब भी क्लासरूम में जैसे आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। तो भाई देखिए कंटेंट और टॉपिक तो ऑफकोर्स पार्ट है, लेसन प्लानिंग भी ज़रूरी है, टीचर की पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट करती है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, कैसे हाव भाव है, क्या मेथड है उसका। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है टीचिंग मेथड। क्योंकि मान लीजिए भाई कंटेंट भी उसका अच्छा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि भाई टीचर लेके आया भाई आज हम क्या पढ़ेंगे, भाई आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी, और आप सबको बिजनेस स्टडी बहुत अच्छी लगती है तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है। लेसन प्लानिंग करके आया टीचर बकायदा, भाई आज मैं बिज़नेस की ये बात बताऊँगा, बिज़नेस क्या होता है, किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। और टीचर की पर्सनैलिटी भाई साहब ऐसी है कि भाई बेहतरीन पर्सनैलिटी, तारीफ़ के काबिल, लेकिन जो उसका मैथड है ना वो बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि उसे टॉपिक को एक्सप्लेन करना तक नहीं आ पा रहा है। तो क्या वो आपको ये, अगर ये तीनों चीज़ें होते हुए और अगर लास्ट ही टॉपिक मुद्दा जो है कि भाई उसे एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा या फिर उसका मेथड ही अच्छा नहीं है, तो क्या क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, आप सब बोर हो जाएंगे। क्लियर। तो बोर जब हो जाते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है टीचिंग मेथड। क्लियर। आई होप आप सब ने आंसर सही दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है जो बताता है हमसे कि भाई डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन, कि भाई डायनामिक जो अप्रोच है उसके बारे में पूछ रहा है क्या होती है, यानी कि जो टीचर है उसका भी क्या डायनामिक अप्रोच क्या है, किस तरह से पढ़ा रहा है। तो पहला क्या है, टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। टीचर क्या हो भाई एक तरह से प्रभावशाली होनी चाहिए कि भाई वो पढ़ाए ना, और टीचर क्या हो कि अचानक मतलब बच्चा एकदम से समझ में आ जाए। फोर्सफुल मैंने कि ज़बरदस्ती कर रहा है, नहीं भाई पढ़। क्लियर। अगला क्या है हमारा कि टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक। टीचर क्या भाई एनर्जेटिक है, उसमें क्या एनर्जी है, वो उत्साह के साथ आता है, पढ़ाता है, नए तरीके ढूंढता है पढ़ाने के, और पूरी की पूरी एकदम ऐसा चलता है कि कंटेंट को पकड़ के रखता है, एंड तक टॉपिक को लेके जाता है और बच्चों को अपने साथ जोड़े रखता है। सी क्या है, द टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक। क्या है कि भाई स्टैटिक ना हो, कैसा हो, डायनामिक हो। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक मतलब क्या है भाई, स्टैटिक कि रुका हुआ ना रहे,
कैसा भाई डायनामिक हो, ऐसा हो जो बढ़ता रहे। अगला क्या है, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटी। और क्या है भाई, स्टूडेंट को कैसे सिखाए, किसी भी गतिविधियों के द्वारा, कुछ गेम के द्वारा, या फिर आपको कहीं कोई एक्टिविटी करवाए जिसके थ्रू आप सीखें। क्लियर। तो अब मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपके पास 10 सेकंड है, अब आप आंसर दीजिए। 10 सेकंड बाद मैं आंसर दूंगा इसका। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अगर आंसर आप नहीं दे पाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं इसका सही आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है भाई ऑप्शन बी, टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक। अब खुद देखिए, टीचर क्या एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरा हुआ है, वो आता है और क्लास में घुसते क्लास में क्या होता है, एकदम से एनर्जी से आती है स्टूडेंट में, भाई आज एक नया टॉपिक चलेगा। तो एनर्जेटिक होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, भाई कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहा है, बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक ऐसी अप्रोच है जो बताता है भाई, ये डायनामिक अप्रोच को एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 जो बताता है, इंस्ट्रक्शन एड्स आर यूज बाय द टीचर। जो इंस्ट्रक्शन एड जो होती हैं उसे किस तरह से उपयोग करता है टीचर। ऐड की पता है ना आपको, जो मेथड जो होते हैं, तरीके, जैसे आप क्या करते हैं भाई, एक तरह से आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पिक्चर्स के द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, आपके टीचिंग एड्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला क्या है भाई, पहला है ग्लोरीफाई द क्लास, बी है अट्रैक्टिव द स्टूडेंट, सी है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, और डी है इंश्योर डिसिप्लिन। अब देखिए, ग्लोरीफाई द क्लास का मीन्स क्या है कि भाई क्या करता है, क्लास को एक तरह से गरिमा प्रदान करता है। गरिमा का मीन्स है कि भाई क्लास में घुसता है और क्लास में क्या होता है भाई, क्लास का एक लेवल है, उसने डिसाइड कर दिया भाई इस लेवल की क्लास है। होता है ना, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और टीचर क्या करता है कि भाई इनका लेवल बहुत अच्छा है, तो उन बच्चों को अच्छी तरह से वो टीच करता है, समझाता है अलग से। तो नॉर्मली एक अच्छा टीचर क्या करता है, वो उस एड्स की हेल्प से क्या करता है, सभी बच्चों को उस लेवल तक लेके जाता है कि उन्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उनका लेवल क्या हो, अप हो जाए, इनका छात्रों का। अगला अट्रैक्ट द स्टूडेंट, इससे क्या होता है, छात्र क्या होते हैं भाई, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अट्रैक्ट कैसे होंगे, आपको पता है ना, कोई मान लो कोई पिक्चर्स है, तो हम किताब पढ़ रहे हो, किताब में क्या हो, अचानक से पिक्चर आ जाए तो हमारा ध्यान क्या आ जाता है, सीधा उस पिक्चर पे ही चला जाता है, अट्रैक्ट होता है। तो टीचिंग जो एड्स के माध्यम से क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है क्लास को। अगला क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या करता है भाई, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताता है, क्लैरिफाई करता है, समझाता है छात्रों को। अगला है इंश्योर द डिसिप्लिन, और क्या रखता है भाई, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन बनाए रखना। अब देखिए, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आपको हिंदी में, अब आपके पास 10 सेकेंड है, अब आप इसका आंसर दीजिए। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। अगर आपने आंसर अब तक नहीं दिया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। अब देखिए, टीचिंग एड का मेन यूज ही क्या होता है, वो इसीलिए यूज़ होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो छात्रों को आसानी से भी सरलता पूर्वक समझ में आ जाए। क्लियर। तो यही इसका मेन मोटिव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही इसका आंसर है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है, जो बता रहा है द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये कहना चाहता है कि भाई शिक्षा संबंधित सहायक उपकरणों की उपयोगिता बताना है, यानी कि जो भी टीचिंग एड्स है ना, उससे वो कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, या फिर क्या आधार है, क्यों उसे उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्या, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, क्या करता है भाई, छात्रों अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और अटेंशन लेता है, भाई देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला क्या है, मिनिमाइज इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। और क्या होता है, जो भाई डिसिप्लिन है ना, देखिए इनडिसिप्लिन वर्ड जो है ये बना डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन माने क्या होता है, नियम कानून, और इनडिसिप्लिन यानी कि जहाँ पे नियम कानून नहीं है तो उन्हें क्या ऐसी नियम कानून ना होने वाली जो प्रॉब्लम है उसे कम कर देना है। यानी कि अगर बात करें तो क्या करता है, डिसिप्लिन को बढ़ाता है। अगला क्या है, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग टास्क। और क्या करता है, जो लर्निंग आउटकम है उसे बढ़ा देता है कि छात्र सरलतापूर्वक चीज़ों को समझे और बहुत ही जल्दी सीखें चीज़ों को।
अगला अफेक्टिंग एंगेजमेंट इफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, और क्या करता है भाई अनुशासन के साथ सुनिश्चित, ये क्या करता है ये छात्रों को कि भाई बताता है किस तरह से अपने कार्य को सीखें और ढंग से उनका मन लगा रहे। क्लियर, एंगेज करना यानी कि मन लगा रहना कि भाई पढ़ा रहे हैं छात्र, हमारा भी इंटरेस्ट बना हुआ है, हम ध्यान पर पढ़ रहे हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा इनके चारों का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। अब आपके पास 10 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। चलिए मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है इसका आंसर नंबर क्या है, सी। ये क्या करता है बच्चों को इस तरह से सिखाता है कि बच्चों क्या हो एक अच्छा आउटकम आए, जितने भी स्टूडेंट है वो क्या करें सही प्रकार से पढ़ें और जो उनका रिजल्ट है ना वो अच्छा आना चाहिए ऑफकोर्स। क्योंकि अगर मान लो टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कुछ बेनिफिट ही ना हो, टीचर्स स्टूडेंट को समझ ही ना आए, छात्र समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो टीचिंग एड का क्या फ़ायदा। तो वो क्या चाहता है कि एक ऐसा आउटकम होना चाहिए जिससे क्या हो स्टूडेंट क्या हो सीखें। एग्जैक्ट देखें तो आप देखेंगे कि चारों ही आंसर सही हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं जो एंटी नेट का जो पेपर आता है वो दिखता है भाई जो सबसे अच्छा आंसर जो है ना चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है या फिर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये उसी को आंसर मानता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट इन द लर्निंग टास्क। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है द पर्पस ऑफ रेमेडी टीचिंग इज टू। देखिए रेमेडी का मीन्स क्या होता है कि किसी भी उपचार करना, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। क्लियर, तो पर्पस ऑफ रेमेडी टीचिंग यानी कि जो टीचिंग की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। तो इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम, अब ये कब होता है तो इससे क्या होता है भाई कि नई भाषा को प्रभावित करना। टेस्ट रिसेंटली थ्रो आइटम क्या है कि अगला भाई जो भी आपने लास्ट में जो भी आपने सीखा है उसका टेस्ट लेना। टीचिंग अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्न, यानी कि क्या है कि जो चीज़ आपको ढंग से समझ में नहीं आई है उसे दोबारा से सीखना। अगला टीचिंग अगेन द लैंग्वेज आइटम ऑलरेडी लर्न, और क्या है कि ऐसे टॉपिक जो आपने सीखे थे उन्हें दोबारा दोहराना है, सीखना। क्लियर, इधर क्या था, इधर तो ऑप्शन देखिए नॉट, यानी कि जो आपने नहीं सीखा है उसे आप रिवाइज करेंगे ताकि आप याद कर सकें, आपको सीख सके, आप समझ सके टॉपिक को। और इस केस में क्या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि जो टॉपिक आपने सीख लिए हैं उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करना। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या है कि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखेंगे। तो वही है कि आपने एक बार तो सीख लिया लेकिन उसकी दोबारा प्रैक्टिस करनी है, दोबारा सीखना है आपको, ताकि आपको वो कभी आप उसे दोबारा वो ना भूलें, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग से ना निकले। क्लियर, तो आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, तो वही वो क्या है इसका कि जो आपको चीज़ें याद नहीं हुई हैं, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई हैं उसे प्रॉपरली तरीके से सीखना। क्योंकि आप देखिए प्रॉब्लम क्या, रेमेडी आप खुद देखिए, आप उपचार की आवश्यकता कैसे है, जो सीख चुका है उसे दोबारा सिखाना वो उपचार नहीं है ना, वो तो प्रैक्टिस कर रहा है। क्लियर, या फिर जब आप कोई नया टॉपिक लेके आते हो तो उपचार नहीं करते हैं ना, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो आपको बच्चे सीख रहे हैं, आपको कैसे पता बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही। अगला टेस्ट रिसेंटली थॉट आइटम, या फिर जो आपने टेस्ट लिया है उसके बेसिस पे आप चेक करना। ऐसा नहीं, टेस्ट के बेसिस पे क्या चेक होता है। क्लियर, एग्जैक्ट क्या होता है कि छात्र टेस्ट तो एक लास्ट सॉल्यूशन है, जब आप पूरा टॉपिक कवर अप कर चुके हैं उसके बाद टेस्ट लेते हैं, तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपने आज कराया और पूरे 1 महीने वो टॉपिक को ख़त्म करने में लग गया आपको, और एंड में पता पड़ता है यार ये बच्चों को समझ ही नहीं आया, तो क्या होगा, आपको दोबारा से 1 महीना लग जाएगा। इससे अच्छा क्या होता है कि भाई जो टॉपिक आपने, इसलिए हम क्या करते हैं क्लासरूम के बीच में हम क्या करते हैं, फिर हफ्ते में या फिर हर दूसरे दिन पुराने टॉपिक को डिस्कस करते हैं एक बार। उससे क्या होता है जो भी छात्र हैं जिन्होंने कोई चीज़ नहीं सीख पाए थे तो वो भी उसे प्रॉपरली रूप में सीख सकें। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या है, वो है आंसर नंबर सी। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग, यानी कि अगर बात करें तो भाई छात्रों की सीखने की समस्या जो होती है ना, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सबसे
समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या होना चाहिए? तो पहला क्या है, सजेशन फॉर हार्ड वर्क। भाई टीचर क्या कर रहा है, हार्ड वर्क के लिए क्या सुझाव दे रहे हैं, भाई बहुत मेहनत करिए घर जाके। अगला क्या है, सरप्राइज स्टडी इन द लाइब्रेरी। भाई बोल रहे हैं सुपरवाइज की आप क्या करिए, लाइब्रेरी में जाके बैठिए और सीखिए। अगला क्या है भाई, सजेशन प्राइवेट ट्यूशन। हम बोल रहे हैं भाई आप प्राइवेट ट्यूशन लगा लीजिए। अगला क्या है भाई, डायग्नोस्टिक टीचिंग यानी कि नैदानिक शिक्षण, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उससे सही प्रकार समझाना। क्लियर? तो देखिए मैंने इसको ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसके आंसर जो मिलेंगे अब वो मिलेंगे आपको परसों वाली क्लास में, यानी कि जो आपकी सैटरडे की क्लास होगी उसमें मैं इसका आंसर दूंगा। तो ये क्या है, आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, जो भी हमारी क्लास चल रही है, पीडीएफ नोट्स पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 कॉमर्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और उसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल आपसे अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।